हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। मैं प्रिया राठौर आपकी खून चूसने की प्रक्रिया में स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं क्या, वही जो हमारा क्लास 11th का लेक्चर जो चल रहे हैं उसी में आज हम एक और लेक्चर यानी सीरीज जोड़ने वाले हैं। और क्या क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर 6 चल रहा है। और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। और उसी में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मूल की आंतरिक संरचना के प्रमुख लक्षण, कि मूल के क्या क्या नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं। और साथ में हम पढ़ने वाले हैं द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि मूल क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एंजियोस्पर्म में दो ही कैटेगरी है। और ये बात आपको जानना जरूरी है कि हम जो है वो इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म से जुड़ी हुई चीजों को ही लर्न कर रहे हैं। हम टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है। हम जो भी संरचनाएं अभी तक लर्न करते आए हैं या पढ़ते आए हैं इससे पिछले वाले चैप्टर में भी, वो जनरली एंजियोस्पर्म पे बेस है, क्योंकि हमारे आसपास जो है वो एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजियों का ही क्या है, वर्चस्व है। तो जैसा कि आपको पता है हमारे पास दो तरह के एंजियोस्पर्म मिलते हैं, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो हमें उन्हीं दो के बारे में पढ़ना है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं उन दोनों का कंपैरिजन, कि हम जो है नॉर्मली द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में जो नॉर्मल से कैरेक्टर देखते हैं जिससे हम उनका अंतर बताते हैं, लेकिन उनके अलावा उनकी आंतरिक संरचना में भी बहुत कुछ चेंज है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तने की संरचना दोनों की, पत्ती की संरचना दोनों की, जड़ की संरचना दोनों की, और कंपैरिजन करते जाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज जो बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने उत्तक पढ़े, नॉर्मल उत्तक पढ़े कि उत्तक कौन कौन से होते हैं, सवन उत्तक होते हैं, भरण उत्तक होते हैं। बस वही के वही टॉपिक को लेकर हमें उन टॉपिक में ही एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में लिखना है। जैसे कि इससे पहले हम जो एनिमल वाला चैप्टर कर रहे थे उसमें हमने सबसे पहले नॉर्मल कैरेक्टर ले लिए थे कि सम्मिति कैसी है ना, स्तर कैसा है, द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है, भोजन कैसा है। यहाँ पे भी हमने एक सामान्य संरचना पढ़ ली कि उसमें बाहरी त्वचा होती है सबसे पहले, फिर वल्कुट आता है ना, वल्कुट के बाद अंतस्त्वचा, परिरंभ और रंभ। इन्हीं पांचों कैरेक्टर के साथ हमें लिखने यही 5 पॉइंट है हमेशा। और अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो पिछली क्लास में भी बताया था, क्योंकि 5 कैरेक्टर ही है। उनमें हमने नॉर्मल संरचना पढ़ ली कि उनकी नॉर्मल संरचना कैसी होती है। अब हमें पढ़ना है कि इन नॉर्मल से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री कितने रिलेटेड है। मतलब कि नॉर्मल आपको संरचना भी मिल सकती है और हो सकता है कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में थोड़ा बहुत वेरिएशंस हो, एक दो लाइनों का फर्क आएगा, कोई ज्यादा लाइन का फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो, कोई अचानक ऐसे स्क्रीन खोले अरे यार ये तो कल भी पढ़ाया था, तो हाँ वही लिखना वही है हमें। एक तरह से अगर आप पहले वाले चैप्टर अगर लेक्चर को लर्न कर चुके हैं तो आपको अब जो आने वाले हैं उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ही हमने जो जंतु जगत पढ़ा था वहां पे भी हमने यही कहा था कि बस वह सेम से कैरेक्टर है, एक दो लाइनों का फर्क होता है, ठीक है। वही फर्क हमें देखना है। चलिए तो बात करते हैं हम कि नॉर्मल जड़ की संरचना कैसी होती है, और फिर हम आगे जाएंगे एक बीजपत्री, फिर नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे द्विबीजपत्री पढ़ेंगे, फिर एक बीजपत्री की तरफ जाएंगे। तो बात करते हैं सामान्यतः पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन अनुप्रस्थ काट, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए। आज फिर पहले भी बता चुकी हूं कि मान लो ये कुछ भी है, जड़ है, तना है, कुछ भी है, या पत्ती है, ठीक है। मान लो ये पत्ती, पत्ती पे भी बता देते हैं आपको, ठीक। अब अगर आप इसको इस तरह से, अनुप्रस्थ का मतलब होता है 180 डिग्री, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर आप इसको यहां से कट करेंगे, इस जगह से, ये जैसा कि हम करते हैं ब्लेड से, तो वो होता है टीएस सेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट, ठीक है।
ये अनुप्रस्थ काट है। पत्ती में अनुप्रस्थ काट कैसे काटी जाती है? पत्ती में अनुप्रस्थ काट, क्योंकि पत्ती को हम ऐसे गिनते हैं, मतलब पत्ती लगती ऐसे है लेकिन हम उसको ऐसे गिन के ऐसे काटेंगे, इस तरह से। तो अगर मैं इस पत्ती को यहां से काट दूं तो ये इसका क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ काट हो जाएगा। और जनरली हम किसी की भी संरचना को अध्ययन करने के लिए सबसे प्रिफरेबल यानी कि प्राथमिकता कौन से काट को देते हैं? अनुप्रस्थ काट को देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी संरचनाएं हमें क्लियर हो जाती है। अभी आप तने को ऐसे काटेंगे तो आपको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। दूसरा काट होता है कि वही, जैसे ये हमारा तना है, इसको मैं ऐसे काट दूं, जस्ट ऐसे लंबा, जैसे आप भिंडी वगैरह काटते हैं, ये ऐसे लंबा काट दूं। अब इसमें आपको दिखाना कैसे है मुझे? भाई ऐसे काट दूं मैं, यहां से एक लंबा सेक्शन लीजिए ऐसे, तो आपको सब कुछ लंबा लंबा नलिया नलिया दिखेंगी और कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि सब अंदर कोशिकाएं हैं, तो उनकी कोशिकाओं का आपको ऐसा दिखेगा। तो इसको बोलते हैं हम अनुदैर्ध्य काट या लंबवत काट भी बोल सकते हैं आप इसको, लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य भी कहते हैं इसे, वो भी सही है। तो अभी क्या करना है हमें? ज्यादातर हम कौन सा काट यूज करते हैं? अनुप्रस्थ वाला काट यूज करते हैं। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन, तथा लंबवत काट जिसको मैं अनुदैर्ध्य या लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं, वो काट क्या किया जाता है? द्वारा किया जाता है। आवृत बीजी पादप दो प्रकार के, आवृत बीजी का मतलब एंजियोस्पर्म, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास है द्विबीजपत्री जिसको हम डाइकोट्स कहते हैं, और दूसरे हमारे पास है एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट जिसे हम कहते हैं। दो प्रकार के पौधों की जड़ों एवं पत्तों तनों की आंतरिक संरचना में काफी अंतर है। इन दोनों के मतलब ये जो दोनों हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन दोनों की आंतरिक संरचना में हमें बहुत अंतर मिलता है, और यही अंतर हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो किसकी संरचना पढ़ने वाले हैं? डाइकोट्स यानी कि द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों की संरचना पढ़ने वाले हैं, और कौन सी वाली? आंतरिक वाली। ठीक है, जनरल कैरेक्टर क्या है हमारे पास मूल में? पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले नॉर्मल मूल होती कैसी है। और फिर से मैं कहूंगी ज्यादा कोई फर्क आपको मिलेगा नहीं, सेम सी चीजें मिलेगी। तो अगर आपने एक बार चीज कोई लर्न कर ली है तो उसमें एक दो चीजों का आपको डिफरेंस मिल सकता है। तो नॉर्मल कैरेक्टर क्या है मूल के, जो हम शायद पहले पढ़ के भी आए हैं, ये भी आपको लगेगा कि पहले पढ़ा हुआ है। मूल या जड़ की बाहरी त्वचा जिसे मूलीय त्वचा यानी कि एपिब्लेमा कहते हैं, क्यूटिकल एवं रंध्रों का अभाव होता है। ठीक है, जब हमने बाहरी त्वचा पढ़ा था, है ना, एपिडर्मल सिस्टम, तब हमने कहा था कि बाहरी त्वचा, तने की बाहरी त्वचा को तो बाहरी त्वचा कहते हैं, लेकिन मूल की बाहरी त्वचा को एपिब्लेमा कहते हैं। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल या जड़ की जो बाहरी त्वचा है यानी कि जो एपिडर्मिस है, उसको हम एपिडर्मिस नहीं कह के क्या कह देते हैं? एपिब्लेमा कह देते हैं, यानी कि मूलीय त्वचा कह देते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये मूल में है, जड़ में है। और इसमें क्या होगा, हमने बात की थी कि नॉर्मल बाहरी त्वचा के ऊपर एक वैक्सी मोम जैसी लेयर होती है, शाइनी बनाती है, जो उसको जैसे क्यूटिकल कहते हैं उसको। लेकिन मूल में ना तो क्यूटिकल होती है और ना ही रंध्र होते हैं, क्योंकि इसे काम ही नहीं है। रंध्रों का काम तो वैसे भी गैस का एक्सचेंज करना है, ठीक है, और वो पत्तियों पे होते हैं, तने पे होते हैं लेंटिकल्स, जो मैंने बताया था कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन जड़ों पे बिल्कुल रंध्र नहीं होते, ना ही उनमें क्यूटिकल की जरूरत होती, क्योंकि वो जमीन के अंदर है। मूल रोम सदैव एक कोशिकीय होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ये आपको जड़ और तने में फर्क भी बताएगी, ठीक है, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये कि एक कोशिकीय होता है। मतलब समझे आप कि मान लो ये मूल की बाहरी त्वचा है ना, ये एपिब्लेमा है येलो वाली, इससे जो मूल निकलेगी, मूल की जो मूल रोम निकलेंगे वो सिर्फ एक कोशिकीय होंगे, इस तरह से। ये सिर्फ एक सेल है, नॉर्मल सेल, उसी से पूरा रोम बना हुआ रहेगा, है ना, बहुकोशिकीय नहीं होगा। अभी जब हम तने में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब एक से ज्यादा कोशिकाओं से रोम बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। कैस्पेरियन पट्टी युक्त सुस्पष्ट अंतस्त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस उपस्थित होती है, नॉर्मली भी होती है, तो इसमें भी है।
कहाँ होती है एंडोडर्मिस? सबसे पहले बाह्य त्वचा, फिर वल्कुट और फिर नीचे आती है अंतस्त्वचा। पहले वाला पढ़ लिया है, बस वही आपको रिपीट करना है एक दो चेंजेस के साथ। सवनपुल, फिर क्या आ जाते हैं नंबर सवनपुल का, आ जाए सीक्वेंस याद करना है बस आपको। सवनपुल क्या है? अरीय होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रूट्स का कि हम इनके जो सवनपुल है वो कैसे हैं? अरीय। याद करो इससे पहले वाला ही जस्ट लेक्चर जब हमने सवनपुलों के प्रकार पढ़े हैं और वहां पे हमने पढ़ा था कि जब सवनपुल अलग अलग त्रिज्याओं पे पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम अलग त्रिज्या पे, फ्लोएम अलग त्रिज्या पे, तो उसे कौन से कहते हैं? अरीय, यानी कि रेडियल टाइप के क्या कहते हैं? सवनपुल कहते हैं। कैसे? जैसे मान लो यहां पे जाइलम है और इनके बीच में क्या होगा? फ्लोएम होगा। ऐसे यहां पे फ्लोएम होगा, फिर क्या होगा? जाइलम, और यहां पे फिर फ्लोएम। अलग अलग त्रिज्या पे, मतलब आप कोई भी एक त्रिज्या काटेंगे तो एक ही चीज आपके हिस्से में आएगी। मान लो आपने कोई एक काटा, तो आप जहां से भी काटेंगे आपको या तो फ्लोएम मिलेगा या जाइलम मिलेगा, ठीक है? यानी कि एक त्रिज्या पे व्यवस्थित होते हैं ये, इस तरह से अल्टरनेट होते हैं, एक बार फ्लोएम एक बार जाइलम, एक बार फ्लोएम एक बार जाइलम। ऐसी जो स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं? अरीय स्थिति कहते हैं, ठीक है? जाइलम सदैव बही आदि दारू होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, वही पुरानी चीजें ही चली आ रही है। बही आदि दारू कल ही पढ़ा है हमने। जब प्रोटोजाइलम, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, प्रोटोजाइलम मतलब जो छोटा वाला जाइलम है जो पहले बनता है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जो छोटा वाला यानी कि प्रोटोजाइलम है वो केंद्र की, जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ हो? प्रोटोजाइलम है वो बाहर की ओर हो, ठीक है? छोटा वाला बाहर की ओर और बड़ा वाला अंदर की ओर। मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सार्च, यानी कि बही आदि दारू। बही का मतलब बाहर, आदि का मतलब जाइलम, और कौन सा वाला जाइलम? प्रोटोजाइलम, ठीक है? इसका जस्ट उल्टा, ये कौन सा है? ये एंडार्च है, क्योंकि इसमें प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। ये कौन सा है? ये एक्सार्च है, क्योंकि इसमें प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर है। प्रोटोजाइलम के रेस्पेक्ट में बात करनी है। प्रोटोजाइलम केंद्र में तो एंडार्च, प्रोटोजाइलम बाहर की साइड तो एक्सार्च, ठीक है? अभी मैं सब चीजें बार बार रिवाइज कर रही हूं, लेकिन जब हम थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे तो मैं हर चीज को फिर बार बार रिवाइज नहीं करूंगी, ठीक है? क्योंकि फिर वही एक ही चीज को बार बार रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। पार्श्व मूल की उत्पत्ति अंतर्जात होती है, यानी कि एंडोजिनस होती है। एंडोजिनस का क्या मतलब है? कि जो इसकी मूल निकलेगी, मान लो ये हमारी एक कॉमन रूट है, इससे अब जो मूल निकलेगी यानी कि नई शाखाएं निकलेगी जड़ों की, वो कहां से निकलेगी? वो अंदर की कोशिकाओं से निकलेगी। ऐसी सरफेस से नहीं निकलेगी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, देखो डायरेक्ट सरफेस से बना दी है ना, ऐसे नहीं निकलेगी। कहां से निकलेगी? अंदर जो कोशिकाएं स्थित है, अंदर वाली कोशिकाएं, वहां से निकलेगी पार्श्व मूले। तो ऐसी उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं? एंडोजिनस। जनरली ये जो है अंतस्त्वचा या आंतरिक वल्कुट से निकलती है, ठीक है? अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस से निकलती है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, जो है द्विबीजपत्रियों की जड़ की संरचना। और अब बिल्कुल ध्यान से सुनना शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, द्विबीजपत्री पौधे, यहां पे हम किसकी देख रहे हैं? चने की देख रहे हैं, ठीक है? अब द्विबीजपत्री पौधे तो बहुत हैं, चना है, मटर है, दालें हैं। अब आप हर की अगर संरचना देखेंगे, और कौन सा सेक्शन देखने वाले हैं हम? जब भी हम काटेंगे, मैंने आपसे कह दिया टीएस सेक्शन ही काटेंगे, यानी कि अनुप्रस्थ काट ही काटेंगे जहां तक पॉसिबिलिटी हो। कुछ चीजें अनुप्रस्थ काट में अच्छी नहीं दिखती तो हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन पर जाते हैं, लेकिन अभी तक आगे जो पढ़ने वाले हैं आप सब टीएस सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम क्या करें, सारे पौधों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत मिलता रहता है, चाहे वो सब द्विबीजपत्री हो, लेकिन हम एक रेस्पेक्ट लेकर चलते हैं। हम चने की जो है वो क्या देखने वाले हैं? जड़ की संरचना देखने वाले हैं। यहाँ पे जो फोटो आएगा वो चने का आएगा, ऐसा कहना चाह रही हूं मैं। संरचना सेम ही रहेगी, चने मटर, क्योंकि सब द्विबीजपत्री है, ठीक है? द्विबीजपत्री पौधे की जड़ अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर उसमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती है।
ठीक है, क्या संरचना है? सबसे पहला मूलीय त्वचा। फिर से एक बार मैं ऑर्डर लिख देती हूं आपको। देखो, सबसे पहले आपको बाहरी त्वचा पे जाना है। अब बाहरी त्वचा, क्योंकि हम मूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मूलीय त्वचा हो जाती है। बाहरी त्वचा के बाद आप अगर किसी में होगी, जनरली आपको जड़ में तो नहीं देखने को मिलेगी, जब आप स्तंभ में जाएंगे तो आपको अधस त्वचा दिखेगी। ये देखो, किसी में होगी, किसी में नहीं होगी, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम वलकुट की बात करेंगे। वैसे तो ये अधस त्वचा भी वलकुट में ही आती है, हमने पढ़ा है। वलकुट 3 हिस्सों में बांटते हैं, अधस त्वचा, सामान्य वलकुट और अंतस त्वचा। फिर हम बात करेंगे अंतस त्वचा की, जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं, ये सब में मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे परिरंभ की, जिसको हम एंडोडर्मिस के बाद हम बात करेंगे पेरिसाइकल की, जिससे कि वो हमारे सवन पुल ढके हुए रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सहवन पुलों की, ये सीरीज याद कर लो। और लास्ट में हम बात करेंगे मज्जा। ये हमारा सीक्वेंस है और यही नॉर्मल तने या जड़ की संरचना होती है। ये सारे पॉइंट जो हम पहले डिस्कस करके आए, पहले जब हमने शुरू किया था, भरण उत्तक, बाहरी त्वचा और वो सब जब हमने पढ़ा, तीनों पढ़ लिया हमने। बाहरी त्वचा भी पढ़ लिया, भरण उत्तक भी पढ़ लिया और सवन पुल भी पढ़ लिया। बाहरी त्वचा पढ़ी थी, भरण उत्तक में हमने वलकुट और वलकुट के प्रकार पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हम सवन पुल आए, सवन पुल हमने लास्ट वही खत्म किया है, सवन पुल। और मज्जा कुछ नहीं, अंदर बीच वाली कोशिकाएं, ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। एक और चीज जो आएगी मज्जा किरण, वो जब मैं आएगी तब आपको समझा दूंगी। ठीक है, ये सीरीज रहेगी। अब इनमें ही थोड़ा थोड़ा चेंज चलता रहेगा। नॉर्मल सेल जो हम नॉर्मल इनकी संरचनाएं पढ़ चुके हैं, वैसी ही संरचना रहेगी। कभी कभी किसी में कोई एक्सेप्शन आ जाएगा, कभी कभी मान लो किसी में ये है तो किसी में नहीं है। ठीक है, किसी में मज्जा अच्छे से दिखेगी, किसी में नहीं दिखेगी, ऐसा चलता रहेगा। तो ये हमारा मेन पॉइंट है। तो उसमें अभी अब सबसे पहले क्या करना है, बाहरी त्वचा। लेकिन हम कह चुके हैं कि मूल की बाहरी त्वचा को तो हम मूलीय त्वचा कहते हैं, तो यहाँ पे मूलीय त्वचा लिखा हुआ है। ठीक है, चलो एपिब्लेमा क्या है? यह सबसे बाहर स्थित एक कोशिकीय मोटी परत होती है, कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे आपको लिखना है। कैसी है? सबसे बाहरी त्वचा है और एक कोशिकीय, मतलब कि एक कोशिका से मिलकर ऐसा बाउंड्री बना रखी है। इसकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली, ये भी हमने बाहरी त्वचा में पढ़ा था, तथा ये एक कोशिकीय रोम युक्त होती है। अभी पीछे पढ़कर आए हैं कि ये एक कोशिकीय होगी, पतली होगी, और इसमें जो रोम निकलेंगे वो कैसे होंगे, वो भी एक कोशिकीय होंगे, सिंगल सेल। ठीक है, इस पर उपचर्म, क्यूटिकल तथा रंध्रों का अभाव होता है। ये तो सामान्य जड़ का ही कैरेक्टर है कि सभी जड़ों में क्यूटिकल और रंध्र नहीं होंगे। वही के वही हमने चीज यहाँ पे लिखी। कोई फर्क लगा आपको पीछे वाली चीज में और इस वाली चीज में? नहीं लगा। यही बात मैं समझा रही हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम बार बार रिपीट कर रही है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है वलकुट। बाहरी त्वचा के नेक्स्ट क्या आता है? या तो अधस त्वचा आएगी, और अधस त्वचा हम कह चुके हैं कि वलकुट का ही पार्ट होता है, लेकिन मैंने अलग क्यों लिखा? क्योंकि किसी में अधस त्वचा मिलती है, किसी में डायरेक्ट वलकुट आ जाता है, इसीलिए। तो वलकुट क्या है? यह मूलीय त्वचा के ठीक नीचे पाया जाने वाला कई कोशिकीय मोटा स्तर होता है। ठीक है, मूलीय त्वचा आ गई ऊपर। मूलीय त्वचा में रोम बना देते हैं। ये लो, एक कोशिकीय रोम। ठीक, मूलीय त्वचा के नीचे, क्योंकि जड़ों में क्या नहीं होता, मैं पहले कह चुकी हूं, अधस त्वचा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वलकुट का नाम आ गया। ठीक है, नीचे ये कह रहा है बहुत स्तरीय, मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं का बड़ा सा क्या मिलेगा आपको, 4 से 5 कोशिकाओं का स्तर मिलेगा, मोटा स्तर। ठीक, ये हो गया वलकुट। कोशिकाओं के बीच बड़े बड़े अंतर कोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, दिख रहे होंगे आपको, आई थिंक मैंने छोड़े हैं कहीं कहीं। ठीक है, अंतर कोशिकीय अवकाश फिर से बता देती हूँ। 2 कोशिकाओं के बीच में आपको जो गैप दिख रहा है वो क्या कहलाता है?
अंतरकोशिकीय अवकाश। इसको कैसे बनाना है ये पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ मैं, अब मैं सब रफ बनाऊंगी। एक बार आपको बता दिया कि कैसे बनाना है प्रैक्टिकल फाइल में भी, और जब आप इसको एग्जाम में ड्रॉ करेंगे तब भी, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कोशिकाओं में स्टार्च कण व अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं। ये क्या है? स्टार्च तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्च क्या है? एक भोज्य पदार्थ है। तो जड़ों में भी क्या होता है? स्टार्च का संग्रहण होता है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, है ना। तो पत्तियों से जाता है वो स्टार्च जड़ों, तो वहां पे जाके संग्रहित हो जाता है। एक जो चीज है, ये आपको कई लोगों को 225 किलो का वर्ड लग रहा होगा, लेकिन हम इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। कुछ बच्चे जो नए आए हैं, बैकलॉग चल रहा है ना, वो कहेंगे मैम हमारा तो बैकलॉग चल रहा है, हमने तो सुना ही नहीं, ठीक है। इसीलिए चलो, जब हमने पादप पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो लवक है, जब हम कोशिका की बात करते हैं पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में एक ऑर्गेनल होता है, यानी कोशिकांग होता है। अब कई बच्चों को तो कोशिका और कोशिकांग में भी फर्क नहीं पता है, तो सुनो, अभी हमारे पास कोशिका है, ये सब मैं पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन दोबारा समझा रही हूँ। ये कोशिका है, कोशिका में जितने भी अंदर चीजें हैं, चाहे वो आपका अंतःप्रदवी जालिका है, चाहे गोल्जी बॉडी है, चाहे न्यूक्लियस है, जो कुछ भी है। और मैंने इसीलिए बोला था कि क्लास 9th का जो कोशिका वाला लेक्चर है, जो कोशिका वाला चैप्टर है, वो आप लोग लेंगे, क्योंकि ये सब 9th में पढ़ के आए हुए हैं हम, ठीक है। ये क्या है? ये सब कुछ जो कोशिका झिल्ली के अंदर बंद है, जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? अंगक, कोशिका अंगक, क्योंकि ये कोशिका के अंग है। लेकिन क्योंकि ये वैसे अंग नहीं है जैसे हम समझते हैं हाथ पैर वाले, है ना, इसलिए इसको अंगक कह देते हैं, ठीक है, क लगा देते हैं इनके आगे। ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनको, ऑर्गन नहीं बोलते। हमारे ऑर्गन को तो हम ऑर्गन बोलते हैं, इनके ऑर्गन को ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो ऐसे ही जैसे न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, अंतःप्रदवी जालिका है, गोल्जी बॉडी है, ऐसे ही पादप कोशिका में, जंतु की बात नहीं कर रही, पादप कोशिका में स्पेशली कुछ क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। ये भी क्या है? ये भी एक कोशिकांगक है, ठीक। कई जगह कोशिकांग आ जाता है, बच्चे आउट ऑफ सिलेबस, ये क्या आ गया नया? वही कोशिकांगक, मतलब इनमें से किसी एक की बात हो रही है। तो लवक भी एक कोशिकांगक होता है, और लवक हमारे पास 3 प्रकार के हैं। हरित लवक, जो आप जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें क्लोरोफिल होता है। उसके बाद दूसरा वाला जो यहाँ पे है, ये है अवर्णी लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और तीसरा वाला होता है वर्णी लवक, जिसमें अ हट जाता है, ठीक है। क्या है ये तीनों? अवर्णी लवक, हरित लवक तो पता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जो सब पौधों में होता है, जनरली सारे पौधों में होता है, लेकिन जड़ों में नहीं होता, क्योंकि जड़ें हरी नहीं होती। इसीलिए हरी नहीं होती क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं है। हरित लवक नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे हरी होगी? इनमें होता है अवर्णी लवक, किसमें? जड़ों में, क्योंकि हम जड़ों की बात कर रहे हैं। अवर्णी लवक क्या है? जिसमें कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। ऐसे वर्णक या ऐसे लवक को हम क्या कह देते हैं? अवर्णी लवक, क्योंकि इसमें कोई वर्ण ही नहीं है। वर्ण का मतलब होता है कलर, क्योंकि इसमें कोई कलर ही नहीं है, इसलिए इसको क्या देते हैं? अवर्णी लवक। और एक होते हैं वर्णी लवक, जो कलरफुल होते हैं। जैसे मैं इस बोर्ड को चाहती हूँ कि कलरफुल हो जाए, पर इस पे कोई रंग ही लेना ही नहीं चाहता है ना, वाइट और ग्रीन, और बस यही इसकी जिंदगी का सच है, ठीक है। तो वर्णी लवक, जो जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट का मतलब होता है लवक, इसलिए देखो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लवक का इंग्लिश नेम प्लास्ट है, ठीक है। क्रोमो का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कलर, कलरफुल। इसका वर्ड बहुत कलरफुल, इसलिए आपने कुछ पत्तियां देखी होंगी वो पर्पल होती है। टमाटर है, उसका कलर जो है उसमें, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोपिन होता है उसमें, है ना, ल्यूकोपिन वो होता है जिसकी वजह से वो रेड दिखाई देता है। गाजर है, ऐसे ही सब में क्या है? कलर जो है, जहाँ पे भी आपको कलर दिखता है, चाहे पत्ती में चाहे फल में, वो इन लवकों की वजह से होता है, ठीक है। चलो, ये सब हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार मैंने समझा दिया, ठीक है। कभी कभी मूली त्वचा
अभी आधे बच्चे फिर से सेम क्वेश्चन पूछेंगे, मैम गाजर का रंग रेड क्यों होता है? इसका आंसर भी मैं पिछली कई क्लासेस में दे चुकी हूँ। ठीक है, चलिए। कभी कभी मूलीय त्वचा नष्ट हो जाती है तो वल्कुट की कोशिकाएं क्यूटिनीकृत होकर एक्सोडर्मिस बनाती है। अब देखो, मूल रहती कहाँ है? मिट्टी में। मिट्टी में रगड़ लगती है, उसको पानी बहता है तो उसकी जो बाहरी त्वचा है, जिसको हम एपिब्लेमा कह रहे हैं, वो हट जाती है ना। खरोच से हमारी भी स्किन हटती है, हम तो कहीं रगड़ाते भी नहीं है तो भी हटती रहती है मृत कोशिकाएं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो वल्कुट की कोशिकाएं हैं, क्योंकि बाहरी त्वचा के जस्ट नीचे कौन है? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं वो क्यूटिनीकृत होके, मतलब कि इनमें क्यूटीन का जमाव हो जाता है और ये एक नई त्वचा बना लेती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोडर्मिस। ठीक है, एक्सोडर्मिस क्या है? मूल त्वचा के नष्ट हो जाने पर वल्कुट की कोशिकाएं क्यूटिनीकृत होकर नई त्वचा का निर्माण करती है जिसे एक्सोडर्मिस कहते हैं। आ जाओ, अभी अंतस त्वचा आ गई हमारी मैडम। ठीक है, बाहरी त्वचा, वल्कुट, अंतस त्वचा, थर्ड नंबर। यही सीरीज रखनी है आपको, बीच में एक दो जगह कुछ आता रहेगा वो आप चेंज कर सकते हैं। वल्कुट की भीतरी परत अंतस त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस कहलाती है या बनाती है। इसकी कोशिकाएं ढोलकाकार होती है, ये भी हमने पढ़ा है। जब हमने अंतस त्वचा पढ़ा था तब आपको बताया था कि इसकी कोशिकाएं ढोलकाकार होती है। और क्या होता है इनमें? कैस्पेरियन पट्टिका होती है, वो भी मिलेगी। इनकी अरीय भित्तियों पर कैस्पेरियन पट्टिका उपस्थित होती है। यही कहानी पढ़ी थी हमने इससे पहले जब अंतस त्वचा पढ़ी थी, नॉर्मल कॉमन वाली। ठीक है, ये भी पढ़ा था। प्रोटोजाइलम के सम्मुख स्थित अंतस त्वचा की कोशिका भित्ति पाथ कोशिकाएं बनाती है, जिसे मैंने कहा था पैसेज सेल। और मैंने कहा था इनका भयंकर वाला काम भी आएगा आगे जब हम संवन पढ़ेंगे कि जल का और खाने का संवन कब होता है, उसमें ये आएगा। याद आ रहा है पिछली क्लास? तो वह यही 5 लाइनें हमने पहले भी लिखी थी जब हमने नॉर्मल अंतस त्वचा की बात की थी। यही 5 लाइन इसमें भी लिखी, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है, सेम है। अंतर 1-2 का आएगा जब आप जड़ की एक बीजपत्री पढ़ोगे या तना या पत्ती पढ़ोगे, तब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से एक बार समझा देती हूँ। इनकी कोशिकाओं में क्या है? कैस्पेरियन का जमाव होता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं ऐसा। और अरीय रूप से भी होता है ना, ऐसी बनाई थी हमने, कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा रंभ है, रंभ का मतलब स्टील या स्टेल। और रंभ में अगर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि जड़ में कौन से प्रकार का आपको स्टेल मिलता है, प्रोटोजाइलम बाहर की ओर है और मेटाजाइलम अंदर की ओर है। तो प्रोटोजाइलम बाहर की ओर बना दो, ये छोटा प्रोटोजाइलम और ये बड़ा मेटाजाइलम। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसी के बाहर तो अंतस त्वचा होती है, एंडोडर्मिस कहाँ होती है? इसके बाहर परिरंभ होती है, एक तो ये वाली, अभी आएगी पेरिसाइकल। ठीक है, और उसके बाहर होती है हमारी ये अंतस त्वचा जो मैंने ऊपर बनाई है। अब ये कह रहा है प्रोटोजाइलम के सामने स्थित कुछ कोशिकाएं जो होती है वो कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले जब हमने पैसेज सेल पढ़ा था तब पढ़ा था कि वो मोटी हो जाती है और इनमें कैस्पेरियन का जमाव नहीं होता। तो मैं ये मिटा देती हूँ, ऐसी मोटी फूल जाती है और कैस्पेरियन नहीं होता, बाकी सब में होता है, सिर्फ प्रोटोजाइलम के सामने वाली में नहीं होता। इसी को हम क्या कहते हैं? पाथ सेल्स यानी कि पैसेज सेल। ठीक है, बाकी सब में क्या होगा? बाकी सब में वो कैस्पेरियन का जमाव होगा, कुछ को छोड़कर। चलो अभी बात करते हैं आगे की। पेरिसाइकल जो कि मैंने कहा था अभी आने वाली है। यह मृदुत्तकीय कोशिकाओं का बना एक कोशा का मतलब सिंगल सेल, मतलब एक कोशिकाओं से बना हुआ है, जैसे कि अभी मैंने बनाया भी था, जो अंतस त्वचा के ठीक नीचे होता है। जस्ट मैं ये बना के आई हूं, ये अंतस त्वचा, ये रंभ, और रंभ को घेरे हुए ही कौन होता है? परिरंभ होता है।
रंभ से परिरंभ, रंभ को जो घेरेगा, रंभ की जो परिधि बनाएगा वो परिरंभ। ठीक है, ठीक, ये परिरंभ की एक कोशिकीय बनाई थी मैंने यहाँ पे, एक कोशिकीय है। ठीक है, इनकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है। ठीक है, सुन लिया आपकी बात, यही हमने पहले भी पढ़ा था। अब बात कर लेते हैं वस्कुलर सिस्टम की। वही सीरीज चल रही है, बाह्य त्वचा, वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, रंभ। और रंभ में ही क्या होते हैं, संवहनपुल होते हैं। तो कई जगह आपको पूरा रंभ लिखा हुआ मिलेगा, कहीं डायरेक्ट आपको लिख देगा संवहनपुल। लेकिन रंभ और संवहनपुल वैसे अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, सुन लो मेरी बात अभी। अगर मैं ये पूरा ऐसे गोला बनाती हूँ, है ना, ये बाहरी त्वचा, अब सब लाइनों से बना रही हूँ, ये वल्कुट ऐसा वाला, यहाँ पे आ जाएगी अंतस्त्वचा, और ये जो है ये हमारा हो गया पेरिसाइकल। अगर मैं इस पूरे चक्र की बात करूं, मतलब यहाँ पे हमारे सारे वो जाइलम, प्रोटोजाइलम सब व्यवस्थित है अच्छे से। जड़ की बात करूं तो अरीय रूप से है। अगर मैं इस पूरे की बात करूं, परिरंभ के अलावा इस पूरे अंदर जो भी मटेरियल है उसकी बात करती हूँ, तो मैं सिर्फ रंभ बोल देती हूँ, जिसको हम बोलते हैं स्टेल। ठीक, लेकिन अगर मैं संवहनपुल की बात करूं तो मतलब मैं जाइलम फ्लोएम कैसे व्यवस्थित है उसकी बात करना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि रंभ के अंदर ही जाइलम है, रंभ के अंदर ही फ्लोएम है, रंभ के अंदर ही मज्जा है और बाकी कोशिकाएं। अगर मैं ये पूरे को एक नाम देना चाहती हूँ तो मैं रंभ दे दूंगी, क्योंकि संवहनपुल अलग अलग रूप से व्यवस्थित होते हैं। हम संवहनपुल के प्रकार देखकर आ चुके हैं। कहीं में आपको अभी आगे जाओगे तो संवहनपुल ऐसे बंडल के रूप में मिलेंगे, ऐसे। तो फिर अगर मैं रंभ बोलूंगी तो मतलब मैं सारे संवहन बंडल और पूरे की बात कर रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ संवहनपुल बोलूंगी तो मैं इस अकेले की बात कर रही हूं। ठीक है, ये इतना सा फर्क है। लेकिन कई जगह जैसा कि मैंने कहा, कुछ बुक्स रंभ बोलती हैं और उसमें सब कुछ ही डिस्क्राइब कर देती है, तो वो भी गलत नहीं है, पर एक बेसिक सा डिफरेंस ये है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वस्कुलर बंडल, संवहनपुल अरीय होते हैं, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ये क्या होंगे भाई, एक त्रिज्या से आप काटेंगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो जाइलम मिलेगा या फ्लोएम मिलेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट प्रेजेंट है। अर्थात जाइलम तथा फ्लोएम एकांतरित यानी कि वही अल्टरनेट रूप से अर्धव्यासों पर प्रेजेंट है। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या। ठीक है, ऐसे मान लो मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, रंभ है, ये पूरा रंभ है या वस्कुलर बंडल है। अब वस्कुलर बंडल में क्योंकि हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो रूट्स में प्रोटोजाइलम बाहर होता है, तो मैंने ये प्रोटोजाइलम बना दिया, और मेटाजाइलम अंदर होता है तो मेटाजाइलम अंदर बना दिया। फिर ये क्या होते हैं, अल्टरनेट रूप से होते हैं, मतलब यहाँ पे अगर जाइलम है तो इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास फ्लोएम होना चाहिए, तो ये फ्लोएम की कोशिकाएं। मैं ट्राइंगल बनाती हूँ लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए, होती तो कोशिकाएं ऐसी ही है। ठीक है, इसके पास भी क्या होगा, फ्लोएम होगा, और बीच में क्या आ जाएगा, वापस बीच में आ जाएगा जाइलम, और इधर भी जाइलम। ठीक है, और फिर यहाँ पे सबके अल्टरनेट में फ्लोएम। ये क्या है, ये फ्लोएम है, ये क्या है, ये जाइलम है। अब अगर मैं कोई भी त्रिज्या काटूं, त्रिज्या का मतलब समझते हो ना, वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या ये वाली होगी, है ना। अगर मैं कोई भी काटूं, जैसे मैंने यहां से यहां कट कर लिया, तो मेरे हिस्से में क्या आया, उस काट में सिर्फ जाइलम आएगा, फ्लोएम आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोएम तो एकांतरित रूप से प्रेजेंट है। अगर मैं यहां से एक त्रिज्या काटूं तो सिर्फ मेरे हिस्से में फ्लोएम आएगा, जाइलम आएगा ही नहीं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें जाइलम और फ्लोएम एकांतरित रूप से एक के बाद एक छोड़ के व्यवस्थित होते हैं, वो अरीय कहलाते हैं, या अर्धव्यासों पे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या पे व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अरीय प्रकार के संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है,
सवन बंडल और रंभ में समझ गए ना, जब हमारे पास ऐसा सिस्टम आ जाएगा, अभी तो क्या हमारे पास एकांतरी रूप से जाइलम और फ्लोएम है। एक हमने वस्कुलर सिस्टम पढ़ा है जिसमें क्या होगा, ऊपर फ्लोएम होगा और नीचे जाइलम होगा। तो फिर ऐसे बंडल मिलेंगे हमें, तो फिर हमें उस बंडल को अलग बोलना पड़ेगा सवन बंडल, और पूरे को रंभ बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सब अल्टरनेट है तो हम रंभ इसको पूरे को भी बोल सकते हैं, सवन बंडल बोलोगी तो भी ये पूरा ही है। ठीक है, जड़ में थोड़ा सा ये है। जाइलम एक्सार्च होते हैं, अब वापस समझाने की जरूरत नहीं है। एक्सार्च का मतलब प्रोटोजाइलम केंद्र से दूर होंगे। अब देखो यहाँ पे लाइन उल्टी लिखी हुई है। जनरली हम इजी वे में क्या लिख देते हैं कि प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर। ये जो केस है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर और प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, लेकिन इसने लाइन बदल दी और मैंने जानबूझ के ये लाइन ली कि बुक में आपको ये लाइन मिलेगी तो आप कंफ्यूज हो जाओ। कहना वही चाह रहा है, कहानी बस अलग कर दी। क्या कह दिया, प्रोटोजाइलम केंद्र से दूर। तो अब प्रोटोजाइलम इधर है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि ये केंद्र से दूर है। बात तो वही हुई कि परिधि की ओर है, सिंपल लैंग्वेज में। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटोजाइलम परिधि की ओर यानी कि केंद्र से दूर तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर मिलते हैं। ठीक है, ये इसी को हम एक्सार्च कहते हैं। सवन पुलों की संख्या 2 से 6 तक हो सकती है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 6। कैसे मिनिमम 2, जैसे कि यहाँ पे 4 है, देखो 4 जाइलम है, 4 फ्लोएम है। अब इसी की कहानी को 6 तक पहुंचाना है तो 6 जाइलम और 6 फ्लोएम कर सकती हूँ, 2 जाइलम और 2 फ्लोएम कर सकती हूँ। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पौधा है, कौन सा आप ले रहे हो, चने की जगह मटर ले रहे हो या मटर की जगह कोई दाल ले रहे हो, तो उसमें ये चीज चेंज होती जाती है। बाकी संरचनाओं में कोई फर्क नहीं आएगा, ये चेंज होगा मेनली। द्वितीयक वृद्धि के समय एधा का निर्माण होता है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि वही जब नॉर्मल जड़ पूरी ग्रोथ कर लेगी, उसके बाद जब जड़ों को और बड़ा होना होगा, पेड़ मान लो जब तना पेड़ बनेगा, मोटा हो जाएगा काष्ठीय, तो उसका वजन संभालने के लिए जड़ को भी तो थोड़ा मोटा होना पड़ेगा, ताकत लानी पड़ेगी। तो वो ताकत कैसे लाएगी, वो द्वितीयक वृद्धि करके। पहले वाले मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की जगह सेकेंडरी मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम बनाने के लिए, तब उसमें क्या निर्माण होगा, एधा का। एधा क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाले विभोज्यत्व की कोशिकाएं। ठीक, ये भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अब है लास्ट जो हमारा है पित्त। पित्त का भी यही है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, इसका चेंज होता रहता है अधस्त्वचा की तरह। जड़ का केंद्रीय भाग पित्त कहलाता है तथा यह बहुत कम विकसित होता है। इसकी कोशिकाएं मृदुत्वकीय होती है। जो बची कुची कहानियां है ये सब बन गया, उसके बाद केंद्र में जो जगह खाली रह गई है, ऐसे खोखला थोड़ी होता है पेड़, कोशिकाएं तो रहेंगी। तो यहाँ पे जो चीज या कोशिकाएं बनेगी उसी को हम क्या कहते हैं, मज्जा यानी कि पित्त कहते हैं। अब ये जो डायग्राम है ऐसा आपको बनाना है। जब आप सब कुछ बना लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हर एक चीज को, और मैं इसको पहले वाले लेक्चर में आपको बना के बता चुकी हूँ कैसे बनाना है आपको इसको। ये पूरा जड़ है, इसको हमने टीएस काटा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका सिर्फ मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ इतना हिस्सा बनाते हैं, इतना है ना, पूरा नहीं बनाते। ये बना के इतना हिस्सा हम यहाँ पे बना देते हैं, और ये इतना हिस्सा आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ये काटा है हमने इसका। तो ये हो गई आपकी बाहरी त्वचा, उसके ऊपर रोम जो आपको दिख रहे हैं जो एक कोशिकीय है। फिर आपका आ गया वलकुट जो मृदुत्वकीय रहेगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिख रही है अंतस्त्वचा जिसको हम एंडोडर्मिस कह रहे हैं। अंतस्त्वचा के नीचे परिरंभ है, ये जो पूरा इसको कवर करा हुआ है गोला, ये परिरंभ है। उसके अंदर आप देख रहे हैं सवन बंडल, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये मेटाजाइलम है अंदर की ओर, बाहर की ओर छोटे वाले जाइलम है जिसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और ये काले काले जो आपको दिख रहे हैं वो है फ्लोएम, और अल्टरनेट रूप से प्रेजेंट है, मतलब एक छोड़ के एक। और इसको अच्छे से यहाँ पे देख पाओगे, ये आपका जाइलम और बीच बीच में फ्लोएम। ठीक है, तो ये है जड़ की, द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। एक बीजपत्री में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। कलरफुल डायग्राम और देख लो जो आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये दे रखा है। ये आपका वही रोम हो गए, यूनिसेल्युलर है मतलब एक कोशिकीय रोम है, हिंदी लिख देती हूँ मैं, एक कोशिकीय, वैसे आपको बुक के अंदर मिल जाएगा।
एक कोशिकीय रोम। ये हो गई एपिब्लेमा, जिसको हम कह रहे हैं मूलीय त्वचा, सबसे बाहर वाली। उसके बाद ये पूरा कॉर्टेक्स है ना, सामान्य वलकुट, क्योंकि इसमें अधस त्वचा नहीं है तो डायरेक्ट सामान्य वलकुट आ गया। फिर ये आपको जो ब्राउन कलर की दिख रही है लेयर, ये आपकी है एंडोडर्मिस यानी कि अंतस त्वचा। उसके बाद पेरिरंभ, ये दो आपको लेयर दिख रही है, दो ब्राउन कलर की दिख रही होगी आपको। एक को हमने अंतस त्वचा बोल दिया, एक हमारी हो गई परिरंभ जो रंभ को घेरे हुए है, दूसरी वाली लेयर। अब ये आ गए आपके जाइलम फ्लोएम। जाइलम, ये बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, क्योंकि खाली जगह है, वो क्या है हमारी पित्त यानी कि मज्जा। श्रवण मंडल की बात करें तो मोटे वाले, आपको पता है जाइलम ऐसे ही बनाने हैं आपको, इस तरह से षटकोणीय। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बनाते हो ना रिंग, आज अब तो केमिस्ट्री पढ़ने लग गए हो तो रिंग बनाने की आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये रिंग जो है वैसे रिंग बनानी है आपको, बड़े वाली रिंग अंदर बनानी है क्योंकि मेटाजाइलम अंदर है, और छोटी वाली रिंग बाहर बनानी है क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर है। और ये है आपके फ्लोएम, और ऐसा आपको बनाना है, ठीक है। चलिए कैसे बनाना है मैं पिछली बार की क्लासेस में बता चुकी हूँ कि इन कोशिकाओं को थोड़ा ढंग से बनाए, इधर इधर वाली को थोड़ा आधा आधा रखे, लाइन खींच ले, मिटा दे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है, यानी कि द्विबीजपत्री जड़ में सिर्फ आपको इतना लिखना है। देखो क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आता है। अब मैं पीछे के क्वेश्चन पे जाऊं तो वहां पे लिखा होगा द्विबीजपत्र की आंतरिक संरचना बताओ, तो क्या मैं इससे कुछ नया बता दूंगी? नहीं बताऊंगी, यही के यही आंसर रहेगा मेरा, यही आपको उसमें भी लिखना है, ठीक है। इसीलिए मैं पीछे के क्वेश्चन जो है वो नहीं करवाती, क्योंकि एक तरह से वो फिर से चैप्टर को रिवाइज करने जैसा होता है, क्योंकि हमारे कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं कि भाई नंबर चेंज तो चीज़ें चेंज हो जाती, वही कहानी होती है। अब इसको यहाँ से निकाल के मेरे को वहाँ पेस्ट करना है। तो बायो में, स्पेशली बायो में जो है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पीछे के क्वेश्चन सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए लिए हुए हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरे के पूरे टॉपिक लर्न करने हैं, और आपको धीरे धीरे ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है किस पे, ठीक है। और अच्छे से पूरा चैप्टर लर्न करना है। जो मुझे लगता है मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ चैप्टर के एंड में, जैसे इसमें भी करवाएंगे कुछ, और बाकी जो है आपको ऐप पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में अगली कहानियों के साथ।